Good morning, students. So this is regarding the subject VDT 301 microbiological quality control जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. ओके, सो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, so that you can have a recap of what we have covered. Okay, so हमने देखा था इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर टेस्ट होते हैं जो आपके डेयरी और फूड इंडस्ट्री में यूजफुल होते हैं, जैसे कि टोटल प्लेट काउंट के क्या से डिटेक्शन होता है, एन्यूमरेशन होता है. देन कॉलिफॉर्म्स पढ़ा था विच आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, एंड उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन सा इसका टेम्परेचर होता है, कितने टाइम का इंक्यूबेशन होता है, कौन से ग्रोथ मीडियम पे कॉलिफॉर्म को डिटेक्ट किया जाता है. देन वी हैड स्टडीड अबाउट द एस ऑरियस, इनमरेशन ऑफ एस ऑरियस हमने पढ़ा था विच कॉजेज द फूड पॉइजनिंग, उसका एन्यूमरेशन प्रिंसिपल क्या होता है. देन वी ऑल्सो स्टडीड about the bacillus cereals. Bacillus cereals में we use the MYP as the growth medium, and we actually discussed about the entire procedure. Now in this lecture we'll be covering about Clostridium botulinum, yeast and mold, E. coli and Listeria. So we'll be covering the rest of the indicators and the further microbiological quality control of the dairy and food products. So let us start with Clostridium botulinum. क्या होते हैं Clostridium botulinum? Anaerobic rod shaped spore forming bacteria होते हैं. ये anaerobic condition में grow करते हैं, rod shaped होते हैं, spore forming bacteria होते हैं, जो कि ह्यूमंस के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं. दैट इज, अगर किसी ह्यूमन के अंदर, किसी पर्सन के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंटर कर जाता है, इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. कुछ कंडीशंस में ये फूड के अंदर ग्रो करके अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस दे प्रोड्यूस टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन जो बोटुलिन टॉक्सिन होता है, वही टॉक्सिन जाके आपके शरीर के अंदर बोटुलिज्म करता है. इसके जो आपके एंटीजेनिक टाइप्स होते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के, 7 एंटीजेनिक टाइप्स होते हैं फ्रॉम A to G. ओके, इसमें से जो बैसिलस सीरियस होता है उसकी कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? ड्राई एंड रफ कॉलोनीज होती हैं, पिंक से पर्पल कलर की हो सकती हैं, और जो कि सराउंडेड होती हैं रिंग और डेंस प्रेसिपिटेट की. ठीक है, एक सेकेंड, sorry, okay, so we went somewhere wrong. Clostridium botulinum क्या होता है? A food may contain viable Clostridium botulinum and still not be able to cause botulism. एक खाने की चीज के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, फूड प्रोडक्ट के अंदर वाइबल सेल्स हो सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के, बट इट मे नॉट प्रोड्यूस द डिसीज. बोटुलिज्म नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज द बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन. टॉक्सिन किन कंडीशंस में ग्रो करेगा? एक तो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए, इसके साथ साथ एनारोबिक कंडीशंस मिलनी चाहिए. हो सकता है फूड में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं, बट एरोबिक कंडीशंस है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है. तो जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ग्रो करता है. तो उसी फूड प्रोडक्ट में जहां एनारोबिक कंडीशंस होंगी और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी मीट करेंगी, वहीं पर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ग्रो करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस द टॉक्सिन व्हिच कैन कॉज द न्यूरोटॉक्सिसिटी और बोटुलिज्म डिसीज. तो इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के लिए,
वो आता है कैंड फूड्स, क्योंकि कैंड फूड्स में एनारोबिक कंडीशंस भी होती हैं और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी मीट करती हैं। इसी तरीके से कुछ मीट और फिश प्रोडक्ट्स। अदरवाइज जो आपके नॉर्मल सुटेबल फूड्स होते हैं, वो आप किस तरीके से इनको क्लोस्ट्रीडियम की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हो? अगर उसमें एसिडिटी बढ़ा दो नेचुरली, कोई एसिडिटी जैसे लो पीएच कर दें, या वाटर एक्टिविटी कम कर सकते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रख के, यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया। रेफ्रिजरेशन से जनरली ग्रोथ और टॉक्सिन फॉर्मेशन आपका नहीं रुकता है, अगर आपका जो स्ट्रेन है वो नॉन प्रोटियोलिटिक स्ट्रेन है। ठीक है, अगर नॉन प्रोटियोलिक रेफ्रिजरेशन विल नॉट प्रिवेंट ग्रोथ एंड टॉक्सिन फॉर्मेशन बाय नॉन प्रोटियोलिटिक स्ट्रेन्स unless the temperature is precisely controlled and kept below 3 degrees Celsius. ठीक है, foods processed to prevent spoilage but not usually refrigerated are the most common vehicles of botulism. जो processed foods हैं और जिन्हें रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पर नहीं रखा जाता है, वो सबसे ज्यादा कॉमन व्हीकल्स होते हैं बॉटुलिज्म के लिए। जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है प्रोटियोलिटिक स्ट्रेन्स के लिए, वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस, और जो नॉन प्रोटियोलिटिक स्ट्रेन्स होते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के लिए, उनका ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर और टॉक्सिन प्रोडक्शन टेम्परेचर होता है 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस। जो नॉन प्रोटियोलिटिक स्ट्रेन्स होते हैं वो इंक्लूडिंग बी, ई एंड एफ स्ट्रेन्स, वो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पर भी टॉक्सिन प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब इसका इन्यूमरेशन, काउंटिंग और डिटेक्शन कैसे किया जाता है? सबसे पहली बात ये होती है कि जब टेस्टिंग के लिए सैंपल आता है तो उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, और रेफ्रिजरेशन के बाद उसको टेस्टिंग करने के समय आपको टेस्टिंग करने से पहले ये रिकॉर्ड करना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, कैनिंग कहाँ पे हुई है उस प्रोडक्ट की, किस डेट पर हुई है, टाइप ऑफ कंटेनर क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंटेनर, मैन्युफैक्चरिंग किस लॉट की है, प्रोडक्शन कोड क्या है, एवरीथिंग नीड्स टू बी noted down before doing the test. इसी तरीके से आपको इसका अब सैंपल प्रिपरेशन कैसे करना है? जो फूड होगा उसको आप एसेप्टिकली मतलब स्टेराइल कंडीशंस में ट्रांसफर करोगे मॉर्टल एंड पेस्टल में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा फूड मटेरियल ट्रांसफर करके फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में और उसका इस्तेमाल करते हुए उसको प्रॉपरली ग्राइंड करना है। ठीक है, या फिर आप स्मॉल पीसेस ले सकते हो फूड प्रोडक्ट के और डायरेक्टली यू कैन inoculate that food pieces, small food pieces into the enrichment broth, but sterile environment होनी चाहिए, anaerobic aseptic environment होना चाहिए वहां पे। जो लिक्विड फूड होता है उसे डायरेक्टली आप एनरिचमेंट ब्रॉथ में स्टेराइल पिपेट्स की मदद से इनोक्यूलेट कर सकते हो। तो अगर आपका सॉलिड फूड है देन यू कैन ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ पेस्टल एंड मॉर्टर इन प्रेजेंस ऑफ बफर, फॉस्फेट बफर, और आप छोटे छोटे पीसेस उसके ब्रॉथ में इनोक्यूलेट कर सकते हो। लिक्विड फूड को डायरेक्टली एनरिचमेंट ब्रॉथ में इनोक्यूलेट किया जा सकता है। किसी भी केस में जो टेस्ट सैंपल है उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल। नाउ एनरिचमेंट कैसे किया जाता है? रिमूव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम एनरिचमेंट मीडिया बाय स्टीमिंग 10 to 15 minutes एंड कूलिंग क्विकली विदाउट एजिटेशन बिफोर इनोकुलेशन। क्या मतलब हुआ? अब जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है इट इज एन एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करेगा। तो जो एनरिचमेंट मीडिया होता है उसकी स्टीमिंग की जाती है 10 से 15 मिनट के लिए, फिर उसको तुरंत ठंडा किया जाता है, लेकिन ठंडा करने के लिए उसमें एजिटेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 ट्यूब्स आपके इनोक्यूलेट किए जाते हैं कुक्ड मीट मीडिया के,
जिसमें कि 1 से 2 ग्राम सॉलिड या फिर लिक्विड फूड ऐड किया जाता है फॉर पर 15 ml ऑफ एनरिचमेंट ब्रॉथ। एनरिचमेंट ब्रॉथ 15 ml का लेकर के या फिर कुक्ड मीट मीडियम जो लिया जा सकता है उसमें 1 से 2 ml लिक्विड फूड ऐड किया जाता है और उसको इंक्यूबेट किया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर इसमें एक मीडियम होता है ग्रोथ मीडियम TPGY, ट्रिप्टिकेस पेप्टोन ग्लूकोज यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉन प्रोटियोलिटिक स्ट्रेन्स के लिए यूज किया जाता है और इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है 28 डिग्री सेल्सियस के लिए। इसके बाद क्या होता है, जो इनोक्यूलम होता है उसे आपको ध्यान से ग्रोथ मीडियम के सरफेस के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है जिससे कि ऑक्सीजन का उसमें एंट्रेंस ना हो। इसको इंक्यूबेट कितने दिन के लिए करते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज और उसको चेक करते हैं एनरिचमेंट कल्चर को आफ्टर 5 डेज। पॉजिटिव टेस्ट आपको क्या मिलता है, टर्बिडिटी मिलेगी, थोड़ा सा टर्बिड हो जाएगा आपका एनरिचमेंट मीडिया, गैस प्रोडक्शन होगा और जो मीट पार्टिकल्स होंगे इन द केस ऑफ कुक्ड मीट मीडियम वो डाइजेशन होगा उनका। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ग्रोथ आएगी, टर्बिड ग्रोथ आएगी, उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन कर लिया जाता है। अब इसके प्योर कल्चर्स कैसे लेंगे आप, प्योर कल्चर्स लेने के लिए एनरिचमेंट मीडिया से आप स्ट्रीकिंग करते हैं, एक इनोक्यूलेटिंग लूप होता है उससे थोड़ा सा आप मीडिया उठाते हैं, एनरिचमेंट कल्चर उठाते हैं और वहां से आप स्ट्रीकिंग करते हैं। स्ट्रीकिंग एक प्रोसीजर होता है जो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का प्रोसीजर होता है जिसमें पेट्री प्लेट्स में अगार प्लेट्स के ऊपर एक लूप की मदद से स्ट्रीक्स बनाई जाती हैं, लाइंस बनाई जाती हैं एनरिचमेंट कल्चर में से। ओके, तो उसमें इथेनॉल ट्रीटेड कल्चर लिया जाता है एनरिचमेंट कल्चर में से और जो ग्रोथ मीडियम आप स्ट्रीकिंग के लिए यूज करते हो वो होता है लिवर व्हील एग योक अगार और एनारोबिक एग योक अगार। ठीक है, उसके बाद इसको इंक्यूबेट किया जाता है स्ट्रीकिंग प्लेट्स को 35 डिग्री सेल्सियस पर 48 आवर्स के लिए इन एनारोबिक कंडीशंस। यीस्ट एंड मोल्ड, नेक्स्ट जो आपके इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यीस्ट एंड मोल्ड्स हैं। यीस्ट एंड मोल्ड जो होते हैं उनका इन्यूमरेशन किया जाता है फूड में और उन्हें एज अ क्वालिटी इंडिकेटर यूज किया जाता है। दे are not used as the safety indicators, they are used as quality indicators। ठीक है, yeast and mold जो होते हैं वो environmental condition में बहुत ही wide range की conditions में survive कर सकते हैं, जैसे pH 2 to 9 survive कर सकते हैं, temperature 5 डिग्री to 35 डिग्री temperature, water activity आपकी 0.85 या उससे कम में भी survive कर सकते हैं। क्वालिटी इंडिकेटर की तरीके से अगर आप यीस्ट और मोल्ड पे देखा जाए तो आप उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, जो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी होती है उसके बेसिस पर उसकी स्टडी कर सकते हैं और ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसमें से जो ऑस्मोफिलिक यीस्ट होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं ज़ाइगोसैक्रोमाइसिस जीनस को, वो 0.65 की वाटर एक्टिविटी और उससे कम की वाटर एक्टिविटी में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फूड्स हो गए जो जिनमें जो वाटर एक्टिविटी होती है वो कम होती है, जैसे कि जैम्स, सिरप्स, जूस कंसंट्रेट्स, इन दैट ये जो आपका ज़ाइगोसैक्रोमाइसिस होते हैं और ऑस्मोफिलिक यीस्ट होता है, इनकी हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यीस्ट एंड मोल्ड का डिटेक्शन और इन्यूमरेशन कैसे होता है। अब जो मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल कंडीशंस में काफी सारे वाइड रेंज में ये ग्रो कर सकते हैं, जैसे 2 to 9 pH में, 5 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर में, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम वाटर एक्टिविटी में। लेकिन जो यीस्ट एंड मोल्ड होते हैं वो लेबोरेटरी कल्चर्स में बैक्टीरिया कल्चर के ग्रुप में, बैक्टीरिया के अगर कंपेयर किया जाए तो यीस्ट एंड मोल्ड जो होता है वो स्लो ग्रो करता है। तो यीस्ट एंड
मोल्ड्स का जो हम स्टडी करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो ऐसे ग्रोथ मीडियम में स्टडी करते हैं जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। Yeast and molds are enumerated by a plate count procedure that uses agar supplemented with agents inhibitory to bacteria. क्योंकि बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करेगा इन कंपैरिजन टू यीस्ट एंड मोल्ड इन लेबोरेटरी कंडीशन। तो जो ग्रोथ मीडिया आप यूज करोगे उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले एजेंट्स डालोगे। कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? डाइक्लोरिन, रोज बेंगोल, क्लोरामफेनिकोल, ये कुछ आपके बैक्टीरियल इनहिबिटिंग रिएजेंट्स हैं। मेथड कौन सा यूज होता है? स्प्रेड या फिर पोर प्लेट मेथड, जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पर 3 to 7 डेज के लिए इंक्यूबेट करते हैं। एंड विच ग्रोथ मीडियम्स आर यूज्ड? माल्ट अगार एंड डाइक्लोरिन रोज बेंगोल अगार are commonly used for detection and enumeration. Next indicator microorganism is E. coli. E. coli generally आपका fecal contamination के लिए यूज होता है, और ये जो होता है इसको ओरिजिनली 1885 में एक जर्मन पेडिशियन थे थियोडर एस्टरिश, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, ई कोलाई जो होता है वो नॉर्मली हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और ये एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली को बिलोंग करता है। एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली में और भी जेनरा आते हैं जैसे कि सैल्मोनेला, शिजेला, यर्सीनिया, जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ई कोलाई जो होता है, सारे ई कोलाई, ऑल दी स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई जो होते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते हैं, बट ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। मतलब अगर किसी बंदे में, किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वहां ये पैथोजेनेसिस कॉज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ जो ई कोलाई के स्ट्रेन्स होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं, जो अगर आप इंजेस्ट करेंगे तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस हो सकती है, फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है। अब इसका इन्यूमरेशन कैसे किया जाता है? इन्यूमरेशन जो होता है ई कोलाई का वो MPN मेथड से किया जाता है। MPN मेथड मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड। मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रिजम्पटिव स्टेज, कंफर्म्ड स्टेज और कंप्लीटेड स्टेज। प्रिजम्पटिव स्टेज से जो रिजल्ट मिलता है, जो पॉजिटिव आते हैं टेस्ट, उसे कंफर्म्ड स्टेट में लिया जाता है, और कंफर्म्ड टेस्ट में जो पॉजिटिव मिलता है उसे कंप्लीटेड में लिया जाता है। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें जो आपके पॉजिटिव टेस्ट मिलते हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है एक स्टैटिस्टिकल टेबल की मदद से। रिजल्ट्स को रीड किया जाता है एक टेबल में, और उस स्टैटिस्टिक्स की टेबल की मदद से ये पता लगाया जाता है कि आपके सैंपल में कितने नंबर में ई कोलाई प्रेजेंट है। प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर एक स्टैटिस्टिकल टेबल होती है जिसमें आप अपने पॉजिटिव जो टेस्ट आते हैं उसको रीड करते हो। ठीक है, क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले अपने फूड का सैंपल का सीरियल डाइल्यूशन बनाते हैं और उसको इंक्यूबेट करते हैं ब्रॉथ मीडिया में। जो पॉजिटिव टेस्ट आते हैं जिसमें लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें कंफर्मेटरी टेस्ट में रखा जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट से जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उन्हें स्टैटिस्टिकल टेबल में रीड किया जाता है, और उस टेबल की मदद से ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब प्रिजम्पटिव टेस्ट ई कोलाई का कैसे करेंगे? सबसे पहले 50 ग्राम फूड लेंगे, उसको 450 ml बटरफील्ड फॉस्फेट बफर्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके डिसॉल्व करने के बाद आप उसमें से सीरियल डाइल्यूशंस बनाएंगे प्रॉपर डाइल्यूएंट्स की मदद से। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हर एक डाइल्यूशन में से 1 ml लेकर के LST ट्यूब्स में इनॉक्यूलेट करेंगे। LST कौन सा मीडियम हुआ? लॉरेंस सल्फेट ट्रिप्टोज ट्यूब्स।
ठीक है। लॉरल सल्फेट क्रिप्टोज जो आपका ग्रोथ मीडियम है, इसमें एक एक ml हर एक डाइल्यूशन का आप लेकर ऐड करेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस पर। इन ट्यूब्स को आप 24 आवर्स के बाद जब रीड करेंगे तो वो ट्यूब्स जिनमें गैस की फॉर्मेशन है या फर्मेंटेशन मीडियम का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर थोड़ा सा हिलाने पर उसमें गैस बबल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन ट्यूब्स को पॉजिटिव ट्यूब्स माना जाता है। जो वो पॉजिटिव ट्यूब्स होती हैं उन्हें लेकर के फिर कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट किसमें करते हैं? BGLB ब्रॉथ में। तो LST जो गैसिंग ट्यूब्स होती हैं, जो पॉजिटिव ट्यूब्स होती हैं, उसमें से एक लूप लेकर सस्पेंशन आप BGLB ब्रॉथ में इनोकुलेट करते हो। उसको जो BGLB ट्यूब्स होती हैं उनको इंक्यूबेट करते हैं 35 डिग्री टेम्परेचर पर और गैस प्रोडक्शन के लिए एग्जामिन करते हैं 48 आवर्स के लिए। जितने भी आपके पॉजिटिव ट्यूब्स निकलते हैं 48 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद, जो पॉजिटिव BGLB ट्यूब्स मिलते हैं उनके रिजल्ट्स को एक स्टैटिस्टिकल टेबल होती है, MPN टेबल, जिसमें रीड करके आप ये पता लगाते हो कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितना है। इसमें जो दूसरी टेक्निक होती है वो होती है जिकमैन टेस्ट। ठीक है, जिकमैन टेस्ट में LST ट्यूब से लेकर के आप BGLB की जगह EC ब्रॉथ यूज करते हो और टेम्परेचर इसमें हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। रेस्ट सेम रहता है। इसके बाद आता है कंप्लीटेड टेस्ट। कंप्लीटेड टेस्ट में क्या होता है? स्ट्रिकिंग करते हैं EC ट्यूब से या BGLB ट्यूब से। आप एक लूप पुल लेकर EMB की अगार प्लेट पर स्ट्रिकिंग करते हो और उसे 35 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं 18 to 24 आवर्स के लिए। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीटेड टेस्ट फॉर E. coli। नेक्स्ट इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है आपका साल्मोनेला। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है आपका, वो एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डायरियल इलनेस कॉज करते हैं पीपल में। सैल्मोनेलोसिस जो होता है एक कॉमन डिसीज होता है जिसमें कि एक्यूट एंटेरोकोलाइटिस होता है, सडन हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया, नोजिया एंड समटाइम्स वॉमिटिंग। सैल्मोनेला का इन्फेक्शन जूनोटिक होता है। जूनोटिक मीन्स एनिमल से ह्यूमंस और ह्यूमंस टू एनिमल ट्रांसफर कर सकता है ये। इसी तरीके से सैल्मोनेला हमारी बॉडी में खाने के थ्रू भी जा सकता है। जो कंटेमिनेटेड फूड होते हैं जिनमें सैल्मोनेला प्रेजेंट होता है वो देखने में और स्मेल में नॉर्मल लगते हैं। इसका आइसोलेशन और इन्यूमरेशन कैसे किया जाता है? इसका प्री एनरिचमेंट और सेलेक्टिव एनरिचमेंट दो स्टेप्स होते हैं। प्री एनरिचमेंट में 25 ग्राम ऑफ फूड लेके उसको ऐड करते हैं 225 ml ऑफ BPW में, बफर्ड पेप्टोन बॉटल में, और उसको इंक्यूबेट कर देते हैं 24 आवर्स के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसको इस प्री एनरिचमेंट में बफर्ड पेप्टोन BPW में से 1 ml लेकर के सेलेनाइट आयोसिन ब्रॉथ में और टेट्राथायोनेट ब्रॉथ में इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरनाइट। सो आपने क्या किया? 1 ml लिया BPW में से और वो 1 ml दो अलग अलग ट्यूब्स में सेलेनाइट आयोसिन ब्रॉथ में और टेट्राथायोनेट ब्रॉथ में 10-10 ml ये जो आपने बनाए दो मीडियम, उसमें 1-1 ml प्री एनरिचमेंट ब्रॉथ के ऐड कर दिए और उसको ओवरनाइट रख दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन उन दोनों ट्यूब्स के निकाला, उसको मिक्स किया, साथ में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद उसको स्ट्रीकिंग की जाती है मिक्सचर में से। कौन से मीडियम पे? XLDA मीडियम पे या फिर BSA मीडियम या HEA मीडियम। जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट अगार, डीऑक्सीकोलेट अगार, बिस्मिथ सल्फाइड अगार, काफी तरीके के आपकी इसमें वैरायटी होती है जो आप ग्रोथ मीडियम यूज कर सकते हैं।
इन प्लेट्स को, स्ट्रीक्ड प्लेट्स को आप रख सकते हैं 24 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगर आपको ये देखना है, कंफर्मेशन देना है कि कोई भी सैल्मोनेला प्रेजेंट नहीं है, तो कम से कम इसको इंक्यूबेट करना पड़ेगा 72 आवर्स। जो कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सैल्मोनेला की, XLD पर इसमें पिंक कॉलोनीज आती हैं, HEA पर ब्लू ग्रीन टू ब्लू कॉलोनीज विद और विदाउट ब्लैक सेंटर्स, BSA पर ब्राउन, ग्रे और ब्लैक कॉलोनीज आती हैं, जिसमें कभी कभी मेटेलिक शाइन भी होती है। नाउ नेक्स्ट इज लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टीरिया जो होता है मोनोसाइटोजेंस एक पैथोजेनिक बैसिलस है, जो कि ह्यूमन में तो फूड बॉर्न डिसीज करता ही करता है, इसके साथ साथ डिफरेंट एनिमल स्पीशीज में भी ये पैथोजेनिक होता है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस जो होता है वो एक इंट्रासेलुलर पैथोजन होता है, जो कि नॉर्मल लोगों को और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों को भी अफेक्ट करता है। इसका जो मोर्टेलिटी रेट होता है लिस्टीरिया का, इट इज 20 to 30%। ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस हैज बीन फाउंड इन रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में पाया जाता है, लेकिन पेस्चराइजेशन से ये किल हो जाता है। और किसी भी डेयरी प्लांट में, डेयरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स में जो कॉमन सोर्स होता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस का, वो पोस्ट प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग के बाद आपके प्लांट के एनवायरनमेंट में से कहीं से आपके फूड में ये एंटर कर सकता है। इसका जो प्रोसीजर होता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ लिस्टीरिया स्पीशीज डेयरी प्रोडक्ट्स का, हम FDA का एक मेथड है जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसमें सिंगल एनरिचमेंट स्टेप होता है, जिसमें एनरिचमेंट ब्रॉथ यूज होता है, जिसमें कि फूड सैंपल को इनोकुलेट करके 30 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं, और 24 to 48 आवर्स के बाद इस मीडिया में से एक लूपफुल लेकर सेलेक्टिव मीडिया पे स्ट्रीकिंग करते हैं। कौन सा सेलेक्टिव मीडिया होता है? लिथियम क्लोराइड फिनाइल इथेनॉल मोक्सोलेक्टम मीडिया, LPM, या फिर ऑक्सफोर्ड पैलगम अगार्स। ये आपके कुछ नाम है जिन पे इनको स्ट्रीकिंग करनी है। स्ट्रीकिंग के बाद इन्हें रख दिया जाता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 24 to 48 आवर्स। अब इनका डिटेक्शन कैसे करते हैं? जो प्लेट्स होती हैं जिनमें कॉलोनीज फॉर्म होती हैं लिस्टीरिया की, उन्हें बॉटम ऑफ द प्लेट के नीचे से 45 डिग्री के एंगल पर लाइट की एक बीम डाली जाती है, व्हाइट लाइट की बीम डाली जाती है, और इस टेक्निक को कहते हैं हेनरीज लाइट टेक्निक, जिसमें कि जो लिस्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं वो स्पार्कलिंग ब्लू और व्हाइट होती हैं, चमकती हुई ब्लू या फिर व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनती हैं। इन कॉलोनीज को आप ट्रांसफर कर सकते हो ट्रिप्टिकेस सोया अगार पर फर्दर कंफर्मेशन के लिए, जिन्हें कि 24 to 48 आवर्स के लिए रखा जा सकता है। देखिए, इसमें आपका एनरिचमेंट स्टेप है जिसमें 25 ग्राम सैंपल ले रहे हो आप, ठीक है, और इसको आप इसी ब्रॉथ में रख रहे हो। उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद सेकंड स्टेप आता है एनरिचमेंट स्टेप, and then you speak out in Pelham and Oxford agar, ठीक है, and you take the readings after 24 to 48 hours. So this finishes your unit